हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्रिक क्लासेस। दिस इज़ रवि। और हम लोगों ने जिस तरह का एक सीरीज़ स्टार्ट किया था मैट्रिसेस का, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्ट 4 के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग क्लास 12th CBSE और ICSE बोर्ड के लिए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन को देखेंगे कि हाउ कैन वी फॉर्म या फिर हाउ कैन वी फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आई थिंक आप लोग इस पर्टिकुलर लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस में उन्हें ला रहे होंगे। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन पार्ट को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है 3 ड्यू टू रोज, यानी 3 स्टेप ऐसे हैं जो रो में लगते हैं। सेम अप्रोच से 3 स्टेप ऐसे होंगे जो कॉलम में लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग बारी बारी जानते हैं कि वो स्टेप्स या ट्रांसफॉर्मेशन या अप्रोच क्या है। फर्स्ट, अगर हम रो की बात करें तो किसी भी रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। किन्हीं दो रोज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि RI इंटरचेंज विथ RJ, तो उस केस में आप इस बात को ध्यान रखना कि RI अगर RJ के साथ इंटरचेंज हो रहा है तो वो R1 R2 भी हो सकता है, या फिर आपका जो है R2 से R3 भी हो सकता है। सेम अप्रोच के साथ अगर आप जो है कॉलम को इंटरचेंज करना चाहो तो CI इंटरचेंज विथ CJ, दैट मीन्स कि C1 को आप C2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर C2 को C3 के साथ कर सकते हो। ऐसे आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है RI गिव्स KRI। इसका मतलब ये हुआ कि किसी रो में आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। रो में स्केलर का मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि रो के जो एलिमेंट हैं उनमें आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? सेम अप्रोच के साथ आप CI यानी कि कॉलम जो होगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। उनके एलिमेंट्स में आप किसी पर्टिकुलर स्केलर यानी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ध्यान ये रखना आप कि अगर आप R1 यहाँ पे ले रहे हो तो R1 यहाँ पे भी होगा। अगर आप यहाँ पे C1 ले रहे हो तो C1 यहाँ पर भी होगा। तो आई होप आप यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट हम मूव करें, जो थर्ड यहाँ पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा कि RI गिव्स RI प्लस KRJ। यानी जैसे मैंने RI की जगह I यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, तो उस केस में R1 गिव्स R1 प्लस KR2। अगर J की वैल्यू 2 है तो उस केस में आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना है। सेम अप्रोच है कि आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो। CI गिव्स CI प्लस K CJ। तो आप इसको जब मैं क्वेश्चन अभी बताऊंगा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, देन आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो आई होप आप यहाँ तक की बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब नोट करके कुछ बातों को जानते हैं कि इफ़ AB इज इक्वल टू BA और वो I के इक्वल हो जाए। सबसे पहले तो AB और BA जनरली इक्वल नहीं होते, बट ऐसी हम कंडीशन लेंगे जहाँ पर A और B का जो प्रोडक्ट है, यहाँ मैट्रिक्स की बात हो रही, मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है, कोई नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स की अलजेब्रा की बात हो रही है। तो मैट्रिक्स अगर मैंने 2 लिया, A और B दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो उस केस में AB जो है वो BA के इक्वल हो। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट उनका पॉसिबल है, और साथ में हम कह सकते हैं कि वो इक्वल भी हो और उनकी जो वैल्यू वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो उस केस में देन B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A एंड डिनोटेड बाई A टू द पावर -1। इन दिस केस A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। दैट मीन्स कि अगर तब उस केस में अगर ये कंडीशन होती है तो इस केस में B जो है वो मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स होगा A का, और साथ में उसे हम डिनोट करेंगे A टू द पावर -1, दैट मीन्स A इनवर्स से। ठीक है, और इन दिस केस A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, यानी A जो है वो इन्वर्टिबल है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पर्टिकुलर स्लाइड में नोट का ये जो है सेकंड पॉइंट है। तो इस सेकंड वाले पॉइंट को
ध्यान से देखते हैं क्या है कि अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डजेंट पजेजेस इनवर्स मैट्रिक्स, यानी कि कोई अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इससे एक बात और हमें कंक्लूड हुई कि हम उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। क्लियर है? सिंस फॉर प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, मतलब ये कहा गया है कि कंडीशन क्या है कि ए बी और बी ए डिफाइंड हो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो। इन पार्ट्स को आप समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ये हम लोगों ने अपने पिछले पार्ट्स में पढ़ा भी था कि किस कंडीशन में किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और किस कंडीशन में नहीं करता है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके भी पार्ट 1, 2 और 3 की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उन्हें देखें, तभी यह पार्ट उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आई होप आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो इट इज़ नेसेसरी दैट मैट्रिसेस ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये बात मैंने पहले ही बता दी, ऑफ द सेम ऑर्डर। तो आई थिंक आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे। फिर बात करते हैं इसमें हम लोग आगे कि इफ़ बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, अगर b जो है वो a का इन्वर्स है, देन वी कैन से दैट a इज़ ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ b। ठीक है, ये तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर b a का है इन्वर्स तो a भी b का इन्वर्स होगा। अब इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसके पावर -1 है, दैट मीन्स कि इन्वर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से अप्लीकेबल होगा, b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। यहाँ पर a और b मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में आप इस बात को किसी मैट्रिक्स के थ्रू जस्टिफाई भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर मायने नहीं रखता, तो उस केस में आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर होगा? तो यही बातें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको भी आप मैट्रिक्स को लेकर के जस्टिफाई कर सकते हो। मूव करते हैं आगे। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी हो सकता है या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता है। तो बेसिकली दोनों पार्ट मिला करके एलिमेंट्री ऑपरेशन ही कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज़ करना है, लाइक ये वाला पार्ट, देन आपको नोटेशन में यूज़ करना पड़ेगा a इज इक्वल टू आई ए। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हो, उसके थ्रू आप अगर एलिमेंट्री यानी उसके थ्रू आप अगर इन्वर्स को निकाल रहे हो, तो उस केस में a इज इक्वल टू ए आई आपको शुरू में लिखना पड़ेगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में कुछ भी नहीं फ़र्क है, इसमें और इसमें कोई जो है फ़र्क नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है। बट एक नोटेशन, ये जो है पार्ट नोटेशन, वो दिखाएगा कि आप अप्लाई कर रहे हो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और ये वाला पार्ट अगर आप लिखते हो तो ऑटोमेटिक ये इंडिकेट करता है कि आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करके इन्वर्स को निकालना चाह रहे हो। तो इस बात को ध्यान रखना, बोर्ड में क्वेश्चन करते टाइम जो भी मेथड वहाँ पे मेंशन किया गया है तो उस मेथड से आप करोगे। अगर आपने रो लगाया तो इसको लगाओगे, और अगर वहाँ पर कॉलम दिया गया है तो आप इसको लगाओगे। क्लियर है? तो यहाँ से ये बातें कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेसिक क्वेश्चन, जिससे हम लोग जानेंगे ये जो क्वेश्चन मैं आज की स्लाइड में ले रहा हूँ और आज के पार्ट में ले रहा हूँ, वो दोनों क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। आप ये याद रखना कि हमेशा इन्वर्स जो है मैट्रिक्स का, अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या जो है कॉलम ऑपरेशन के थ्रू निकालने को बोलता है, तो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन वाले में आता है, यानी मैक्सिमम मार्क्स को कंटेन किया रहता है। क्लियर होगी मेरी बात? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हम करते हैं। इसमें अगर हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता है और कैसे कैसे हमें करना है, ये बातें पता है, तो कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट न करते हुए इस बात को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया, तो ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें मैंने लिखा है कि बाय यूजिंग ई आर ओ का मतलब है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसके लिए मैंने यहाँ पे नोटेशन इसीलिए a इज इक्वल टू आई ए लिख दिया। उसके बाद a के प्लेस पे जो है मैट्रिक्स a लिख दिया, उसके एलिमेंट्स के साथ i वाली मैट्रिक्स को मैंने, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, और a को मैंने वैसे ही राइट डाउन किया।
यहाँ पर आप ध्यान ये देना कि अगर मैट्रिक्स ए ऑर्डर 3 का है, यानी कि मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, साथ में ऑर्डर 3 का यानी कि 3x3 है, तो उस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 3x3 का ही लिखना होगा। अगर मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2 का होता देन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 का यानी ऑर्डर 2 का लिखना पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मुझे इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये पार्ट है इस वाले को हम आई बनाएंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम बनाएंगे आई, और ये जो आई वाला पार्ट है इसमें जो ये वाले पार्ट में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट में जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ करेंगे। जब ये आई बन जाएगा तो उस केस में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका ए इन्वर्स हो जाएगा। तो आई थिंक आप ये बात समझोगे जब मैं ये क्वेश्चन को डील करूँगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैंने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया, तो जो रो 1 था वो रो 2 हो गया और जो रो 2 था वो रो 1 बन गया। जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया सेम ऑपरेशन मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा। आप जब ये वीडियो देखना तो उस टाइम आप पेन पेपर लेकर के बैठना, पॉसिबल हो तो तब भी आप इसको देखना, और ये चीज़ों को आप स्टेप को आप अपने आप से जस्टिफाई या वेरीफाई भी कर सकते हो। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेम जो काम मैंने यहाँ किया वही काम मैंने यहाँ किया, और एक को मैंने वैसे ही राइट डाउन किया। अब क्या करूँगा मैं, R1 गिव्स R1 माइनस 2R2। देखो मेरा बेसिक इसमें अप्रोच क्या है, हम कोशिश ये करते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसके एंट्रीज या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रो अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको ये जो फर्स्ट यहाँ पे मतलब है एलिमेंट A11 जिसकी पोजीशन है उसको 1 बनाएंगे। उसके बिहाफ पे, इस 1 के बिहाफ पे, ये बात बहुत ध्यान से समझना, इस 1 के बिहाफ पे हम इसको और इसको बनाएंगे 0। ठीक है, उसके बाद हम फिर इसको बनाएंगे 1। ये जो पार्ट आपका यहाँ पर है जिसको हम बोलते हैं A22, यानी कि सेकंड रो और सेकंड जो कॉलम में जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसको 1 बनाएंगे। इसको मैंने यहाँ पे 1 बनाऊंगा मैं, फिर इस 1 के हिसाब से मैं इसको और इसको 0 बनाऊंगा। ठीक है, सेम अप्रोच से फिर मैं इसको बनाऊंगा 1 और इसके हेल्प से मैं इसको और इसको बनाऊंगा 0। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होगी, और जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा वही सेम ऑपरेशन मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा। तो जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती ना वो क्या करते हैं गलती से कि वो इस साइड तो लेफ्ट हैंड साइड तो अप्लाई जो है करते जाते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ बातें कुछ स्टेप को मिस जो है कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पे तो ऑपरेशन को लगा दिया पर यहाँ पे लगाना भूल जाते हैं, तो उस केस में पूरा उनकी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती है और लास्ट में जो आंसर आपको मिलेगा भी वो आंसर गलत होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके जानी है। अभी तो बोर्ड में थोड़ा टाइम है, बट जितना टाइम मिलता है उतनी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो कोशिश तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों की ये रहनी चाहिए कि वो स्कोर करें फुल में, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें लिटरेचर में तो वहाँ पे 100 में 100 लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैथ्स में ये पॉसिबल है। तो कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि जिन सब्जेक्ट में पॉसिबल हो वो सब्जेक्ट हम एटलीस्ट उन सब्जेक्ट में हम ला पाएँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या है, जो मैंने जो अप्रोच बताया उसके बिहाफ पे सबसे पहले मैंने इसको 1 बना दिया। 1 में मैं कैसे बनाऊंगा कि R1 में मुझे अप्लाई करना है ऑपरेशन, तो मैं R1 यहाँ पे लिखूंगा। अभी मैं पीछे इसी स्टेप्स को बता रहा था जब हम लोग 3 जो इसके ऑपरेशन उसको देख रहे थे। -2R2, यानी अगर मैं R2 के एलिमेंट में दुगना करके R1 से घटा दूं तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। बाकी एलिमेंट क्या हो रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है जिसको आपको शुरू में आपको बनाना है। ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो वीडियो को रिपीट करके देखना, कंफ्यूज मत होना और कमेंट करके भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो उस केस में आपने इसको 1 बनाया। अब इसके बिहाफ पे इसको 0 और इसको 0 हमको बनाना है, तो उसके लिए स्टेप मैं यहाँ पे आगे बता रहा हूँ कि R2 में 2 वाले को 0 बनाना है। तो अगर आप क्या करो कि अगर आप R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दो, देन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। इसीलिए मैंने ये स्टेप को लिखा। ठीक है,
तो R2 गिव्स R2 माइनस 2 R1 किया, तो इस केस में ये पार्ट बन जाएगा 0, और बाकी पार्ट जो बन रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उन्हें बाद में हम स्टेबलाइज कर देंगे, बट हमें जो इनिशियल चाहिए उसके ऊपर फोकस करना है। बाकी वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। अगर आपने इनमें से किसी स्टेप को ऊपर नीचे किया तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो लास्ट तक निकल ही ना पाए। तो कोशिश आपको करना है कि जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उन्हें आपको मेमोराइज करना है कि आप वन टाइम में एकदम एग्जैक्टली करेक्ट मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकाल पाओ। आई होप आप ये बात अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे। फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करें, इसके हेल्प से मुझे इसको भी बनाना है 0, जो कि पहले से था, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। अगर नहीं होता तो कुछ ऐसा ही काम हम नेक्स्ट स्टेप में भी करते हैं, ठीक है। अब -2 को मुझे में 1 बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको जोड़ देंगे। हम चाहें तो R2 गिव्स R2 प्लस R3। अगर यहाँ पे किसी ने ये सोचा कि R2 में R1 को जोड़ दें, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 0 की जगह फिर क्या आ जाता है 1, फिर से एलिमेंट खराब हो जाते हैं। तो ध्यान रखना आपको बहुत सारी बातों का ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो जब R2 प्लस R2 गिव्स R2 प्लस R3 करते हो, तो उस केस में 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 ही मिलेगा। -2 प्लस 1 -1 मिलेगा, -5 प्लस 3 -2 मिलेगा, और सेम अप्रोच आपने यहाँ पर अप्लाई किया। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम एज एबव। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर मैंने क्या किया कि अब मुझे इसको 1 बनाना था, जो मिडिल वाला एलिमेंट है A22 वाला, इसको 1 बनाना था, क्योंकि पीछे में वो क्या था -1 था। तो अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो उस केस के लिए मुझे R2 में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि Ri गिव्स KRI का पार्ट है, जो मैंने पीछे अभी डिस्कस किया था। तो जैसे ही अगर आप -1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, तो उस केस में ये पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और इधर भी आपको सेम ऑपरेशन करना है -1 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बन जाएंगे, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेशन को एक साथ लगाया है, इस वाले पार्ट में 2 ऑपरेशन को मैंने एक साथ लगाया है। आप 2 ऑपरेशन कब लगा सकते हो, जैसे मैंने लिखा है कि R1 गिव्स R1 माइनस R2 एंड R3 गिव्स R3 माइनस R2, यानी कि अगर मैं R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं तो और R1 का यूज मैं सेकंड उसी टाइम उस पर्टिकुलर में नहीं कर सकता, क्योंकि R1 तो बदलेगा ना, अभी R1 तो बदल जाएगा, और R1 बदल भी रहा और आप जो है पुराने वाले के हिसाब से ऑपरेशन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन R2 जो है, R2 में ऑपरेशन नहीं लगा रहे थे, तो जो R2 है यहाँ पे वही R2 आपको मिलेगा हमेशा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। तो इसलिए आप R2 को चेंज नहीं कर रहे हो, तो सो आप R2 का यूज़ करके दोनों को ऑपरेट कर सकते हो। मेरी बात को समझना अच्छे तरीके से। तो R1 गिव्स R1 माइनस R2, सेम अप्रोच से R3 गिव्स R3 माइनस R2। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पर और यहाँ पर बनाना है 0। तो यहाँ ये तभी जब बनेगा जब मैं R1 गिव्स R1 माइनस R2 करूँ और R3 गिव्स R3 माइनस R2 करूँ। R3 गिव्स का मतलब क्या है कि R3 में ऑपरेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को। R1 गिव्स R1 माइनस R2 का मतलब है कि R1 में ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर ऑपरेशन अप्लीकेबल है। क्लियर होगा आई थिंक। तो यहाँ तक की बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये सब काम हो गया, अब मुझे सिर्फ इसको किसी हाल में 0 बनाना है। तो इस वाले रो का, जैसे ये जो पार्ट है, इस वाले को हम इसके हिसाब से बनाते हैं, यानी इस 1 के हिसाब से हम इसको 0 और इसको 0 बनाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, इस 1 के हिसाब से जब आप इसको 0 और इसको 0 आप बनाते हो जब, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 0 0 0 1 0 यहाँ से कैसे होगा। अब ये वाले पार्ट को आपको 0 बनाना, तो ये तभी हो सकता है जब आप R2 गिव्स R2 माइनस 2 R3 करो, तो इससे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो उस केस में 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी सेम मैंने उसी चीज़ को अप्लाई किया, जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ उसी ऑपरेशन को मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा। तो आप पेन कॉपी के साथ इस चीज़ को जो है कैलकुलेट करके चेक कर लेना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये पार्ट बन गया I, जो कि पहले A था, और इस A को मैंने वैसे ही लिख दिया, लेकिन ये पार्ट हो गया इसका इन्वर्स।
ये कैसे पता चला? आई इज इक्वल टू, मैंने पीछे कभी लास्ट में ऑपरेशन बताया था कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई। तो अगर इस साइड आपको आई मिल रहा है और ये पार्ट ए है, तो ये तभी पॉसिबल आई मिलना जब ये पार्ट क्या हो जाए, ए इनवर्स। देन वी कैन से दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। तो ये बेसिक सा मतलब क्वेश्चन था जिसका हम लोगों ने इनवर्स को निकाला। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ वाले जो है पर्टिकुलर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे भी हमको इनवर्स निकालना है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बट यहाँ पे हम लोग क्या क्या काम करेंगे, हम एलिमेंट्री जो कॉलम ऑपरेशन है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक बात और कि अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये कहा गया कि आपको इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का, देन यू कैन चूज एनी मेथड। चाहे आप जो है उसको कॉलम से निकालो, चाहे आप रो से निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको उसे इस पर्टिकुलर रो या कॉलम से ही निकालना है, तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड को एडॉप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? और दूसरी चीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि इनवर्स हम सिर्फ मतलब रो ऑपरेशन के थ्रू ही नहीं निकालते हैं, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन ही एकमात्र तरीका नहीं है इसको निकालने का। आगे आप पढ़ोगे जब डिटर्मिनेंट, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो उस केस में आप ये जानोगे कि एक और तरीका होता है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर इनवर्स निकाल सकते हो बिना एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। तो वो सब तो बात की बात है। फिलहाल में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग इनवर्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे नोटेशन देख सकते हो कि a इज इक्वल टू ए आई है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू ए आई मैंने लिखा बिकॉज ये ऑटोमेटिक दिखाया कि ये कॉलम आप जो ऑपरेशन है वो कॉलम वाइज अप्लाई करोगे। एक बात और कि कहीं पे आप अगर आप पूरे जो है क्वेश्चन में इनवर्स निकाल रहे हो रो के थ्रू या कॉलम के थ्रू, तो उसको मिक्स मत करना। अगर रो के थ्रू निकाल रहे हो तो कंप्लीट जो है प्रोसेस रो वाला ही होगा। अगर आप जो है कॉलम के थ्रू निकाल रहे हो तो कंप्लीट जो प्रोसेस होगा इनवर्स निकालने के लिए वो कॉलम वाला ही होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको मिक्स कर दो। मिक्स करके आप अगर निकालते भी हो तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, स्टेप पे 1-2 नंबर मिल जाएगा, बाकी पूरा मार्क्स कट जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ए की जगह पे ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और आई को मैंने वैसे ही कर दिया। अब इसमें क्या अप्रोच होगा? सबसे पहला जो एलिमेंट है A11, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, A11, उसको हम पहले बनाएंगे 1। इस 1 के हेल्प से इसको और इसको बनाएंगे 0 सबसे पहले। बाकी एलिमेंट में क्या बदलाव होता है, क्या होता है उस समय, उससे मतलब नहीं है। इसको मैंने 1 बनाया, इसके हेल्प से इसको 0 और इसको 0 हम बनाएंगे। उसके बाद फिर इसको हम बनाएंगे 1, जो ये 2 लिखा गया, इसको हम बनाएंगे 1। A22 की पोजीशन पे 2 लिखा गया, उसको बनाएंगे 1। उस 1 की हेल्प से आप इसको और इसको बनाओगे 0, ठीक है। सेम अप्रोच से फिर आप इसको बनाओगे 1 और उसके बाद इसकी हेल्प से इसको और इसको आप बनाओगे 0। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो कोई भी एलिमेंट आपका मिस नहीं हो पाएगा। और साथ में आप जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो बिना किसी हर्डल के आप ऑटोमेटिक इनवर्स को निकाल चुके होगे, वो भी एग्जैक्टली सही होगा अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत स्ट्रांग है तो, ठीक है। तो देखते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर स्टेप्स को कैसे अप्लाई किया है। तो पहला मुझे इसको 1 बनाना है, तो ये 1 तभी जो है बनेगा जब मैं इसमें से इसको घटा दूं। सबसे पहले मुझे -1 मिलेगा, फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 1 बन जाएगा। तो एक साथ 2 स्टेप हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप पहले वो बदलेगा तब वो जो है दोबारा आप लगा सकते हो। एक ही स्टेप में अगर 2 बदलाव हैं, 2 चेंजेस है, तो उनको एक साथ अप्लाई मत करना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। C1 गिव्स C1 माइनस C3, यानी C1 को C3 से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो ऑपरेशन का आंसर हमें मिलेगा वो हम C1 में राइट डाउन करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हो कि आप 2 में से जब 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा, -1। 2 में से 3 आपने फिर घटाया तो आपको मिल गया -1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। उसी सेम अप्रोच को फिर आपको यहाँ पे करना है अप्लाई। तो 1 - 0 करेंगे 1 ही मिलेगा, 0 - 0 करेंगे 0 मिलेगा, 0 - 1 करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट अप्रोच में मैंने जैसा बताया कि सबसे पहले उसको 1 बनाएंगे, तो आप क्या करोगे कि C1 को मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से, तो मल्टीप्लाई करते ही साइन आपका बदल जाएगा और यहाँ पे भी सेम काम करोगे। तो आई होप आप यहाँ तक की बात समझ पा रहे होगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखेंगे, अब देखो, अब मैंने दो ऑपरेशन को एक साथ लगाया, लेकिन दोनों ऑपरेशन अलग अलग जो है कॉलम में अप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, और उसके थ्रू जो है अप्लीकेबल हो रहा है, जो चेंज ही नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान से बात समझना, ठीक है। तो उस केस में C2 गिव्स C2 प्लस 3C1, यानी कि C1 में 3 से मल्टीप्लाई करके C2 के साथ ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको C2 में लिख देंगे। तो जैसे ही मैंने कहा कि C2 गिव्स C2 प्लस 3C1, क्यों किया गया? क्योंकि मुझे इसके हेल्प से इसको और इसको जीरो जो है बनाना है, इसलिए मैंने ये दो प्रोसेस को अप्लाई किया है। तो आप जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 0 5 -5 और यहाँ मिलेगा 0 0 5। आप इसको रफ में परफॉर्म करके चेक कर लेना। सेम अप्रोच से आपको यहाँ पे -3 1 और 3 मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है 3 0 -2 मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अब आपको इसको बनाना है 1 A22 को, इसके हेल्प से इसको और इसको जो है बनाना है 0। तो क्या किया मैंने, C2 को मैंने C2/5 किया। रीजन क्या है, ये 5 दिया है, तो जब आपको कोई अप्रोच ना मिले कि घटा करके जोड़ करके हम इसको 1 नहीं बना सकते, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सिर्फ वही एक तरीका है। फ्रैक्शन में वो आएंगे, आप रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो आपकी कैलकुलेशन उसको आसान करने के चक्कर में आप यहाँ वहाँ कर रहे हो। अगर किसी जो है मैट्रिक्स का इन्वर्स फ्रैक्शन में दिया गया, यानी उसकी एंट्रीज फ्रैक्शन में है, तो कंफर्म है कि उसके स्टेप्स में भी फ्रैक्शन जरूर दिखेगा, आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ही मैंने C2 को 5 से डिवाइड किया, तो ये पार्ट हो गया 0 1 -1 0 1 -1 और ये पार्ट हो गया -3/5 1/5 और 3/5। सब में मैंने यहाँ पे 5 5 5 से डिवाइड कर दिया। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें समझ गए होगे। फिर मैंने क्या किया कि C1 में से C1 -C2 किया। C1 में आपको अप्लाई करना C1 -C2 करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप, क्योंकि मैंने इसको बनाना है 0, इसको बनाना है 0, इसलिए ऐसा किया गया। तो फर्स्ट मैं पहले इसको बना रहा हूँ 0। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, जब आप इसको घटाओगे, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया गया है, जब घटाने पे आपको मिलेगा यहाँ से 0, तो जो काम यहाँ किया गया वही सेम काम यहाँ किया गया। थोड़ा फ्रैक्शन है तो कैलकुलेशन को ध्यान रखना। तो इसको फिर जो भी आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सा फ्रैक्शन का यहाँ पे डिफरेंस है, तो आप ये सब परफॉर्म कर सकते हो, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। उसके बाद आप देखो, अब आपको यहाँ बनाना है 0, तो क्या करोगे, C3 से C3/5 आप करोगे, क्योंकि 0 तो ये जो है पहले से ही था। अब आपको यहाँ बनाना है 1, क्योंकि यहाँ दिया है 5, तो इसको बनाएंगे 1, लास्ट स्टेप है। तो 1 जैसे ही आपने बनाया तो C3/5 किया, तो यहाँ 1 हो गया। इसीलिए आपको जब जो कॉलम आपने यहाँ पे अप्लाई किया बाई 5 करके, सेम आपको यहाँ पे भी बाई 5 करके अप्लाई करना है। तो एलिमेंट यहाँ से हो जाएंगे आपके, पहले 3 था तो 3/5 हो गया, 0/5 करेंगे 0 ही पाएंगे, -2 था तो -2/5 यहाँ तक हो गया। जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया गया, सेम ऑपरेशन को यहाँ पे अप्लाई किया गया, और बाकी ए को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, ये लास्ट स्टेप पे, इस 1 के हेल्प से यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि C2 को C2 प्लस C3 से ऐड कर दिया, और जो आंसर मिलेगा उसको C2 में राइट डाउन करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 0 1 0, और सेम अप्रोच यहाँ करोगे तो पाओगे 0 1/5 1/5। जो ऑपरेशन है, मैं फिर से कहता हूँ, आप उसको आराम से रफ में लिख करके सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक जो है कैलकुलेशन है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मेन इसके स्टेप्स को देखते हैं। बाकी तो कैलकुलेशन क्लास 12 का मैथ्स का स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अब इस केस में अब ये पार्ट पूरा बन गया I, और ये पार्ट A ही था। तो अब ये कंफर्म है कि दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर आपको I मिल रहा है, तो ये पोजीशन क्या होगी तब, A इनवर्स की ही होगी, ठीक है। तो वी कैन राइट A इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 विच आर द एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ A इनवर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, और आई होप आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी टाइप की आप लोग को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी।
नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके ट्रिक्स क्या होंगे। क्या हमें, अगर आप कंपटीशन के अप्रोच के हिसाब से देखो तो कंपटीशन के अप्रोच में अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो इतना लॉन्ग टाइम आपको नहीं देना है, लेकिन हाँ बोर्ड में आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन्वर्स को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम लोग इन्वर्स को निकाल सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, और बहुत ही कम जो है टाइम में। हम कह सकते हैं मुश्किल से 45 से जो है 60 सेकेंड के भीतर हम कैसे इन्वर्स एग्जैक्टली ट्रू निकाल सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके ट्रिक को देखेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि वो जो ट्रिक है वो सिर्फ आप कंपटीशन में ही अप्लाई कर सकते हो, वो बोर्ड के लिए नहीं है। तो आज की बात को यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।